हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं मार्टिन लूथर की। देखिए 1517 में जो रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर थे उन्होंने 95 थीसिस लिखे थे। थीसिस बेसिकली थीसिस क्या होते हैं? रिसर्च पेपर्स होते हैं। तो रिलीजियस रिफॉर्मर्स वो होते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स का आपने सुना है कि जो समाज की प्रथाओं को रिफॉर्म करने का, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। उसी तरीके से रिलीजन्स में फेरबदल करना, रिलीजन्स को रिफॉर्म करने का काम रिलीजियस रिफॉर्मर्स करते हैं। तो वो थे मार्टिन लूथर, जिन्होंने 1517 में 95 थीसिस लिखे थे, रिसर्च पेपर लिखे थे। और इन सारे रिसर्च पेपर में इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च को। जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसकी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट इन्होंने ये 95 थीसिस लिखे थे। प्रिंटेड कॉपी जो थीसिस की थी उसे चर्च के डोर पर, विटेनबर्ग जो है, विटेनबर्ग जगह का नाम है, वहाँ पर प्रिंटेड कॉपी जो चर्च का गेट था उस पर भी पोस्ट की गई थी इस थीसिस की। और इसको पोस्ट करने का एकमात्र कारण था टू चैलेंज द चर्च, जिससे ये खुले आम चर्च को चैलेंज कर सके। इस तरह का काम मार्टिन लूथर ने किया। मार्टिन लूथर जो थे वो बहुत फेमस हुए। उनकी बुक्स जो थी वो भी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हुई। 5000 कॉपी कुछ ही वीक्स में क्या हो गई, सोल्ड आउट हो गई। और सेकंड एडिशन जो इनके थीसिस का था वो भी 3 महीने के अंदर अंदर आ गया। मतलब उस समय मार्टिन लूथर इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए अपने 95 थीसिस की वजह से। मार्टिन लूथर क्या कहते थे? प्रिंट इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। मार्टिन लूथर यही कहते थे कि प्रिंट कल्चर जो है वो भगवान का बहुत बड़ा तोहफा है। और वो ये कहते थे, उनकी सोच ये कहती थी कि प्रिंट से हम इंसान के सोचने समझने की शक्ति तक बदल सकते हैं। इसलिए वो प्रिंट को इतना महत्व दिया करते थे। तो अगर आपसे मार्टिन लूथर के बारे में पूछा जाता है तो आप 1517 का बात बताएंगे कि ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिन्होंने 95 थीसिस लिखी थी। इनकी थीसिस रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज करती थी। इन्होंने अपनी थीसिस की एक कॉपी विटेनबर्ग में चर्च के बाहर भी पोस्ट की थी टू चैलेंज द प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। मार्टिन लूथर उस समय बहुत फेमस हुए थे। इनकी थीसिस की 5000 कॉपीज़ कुछ ही हफ्तों में सोल्ड आउट हो गई थी और सेकंड एडिशन भी कुछ महीनों में ही, लगभग 3 महीनों में ही आ गया था। और मार्टिन लूथर प्रिंट के बारे में ये कहते थे दैट प्रिंट इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ये पूरा एनसीईआरटी कंटेंट है तो आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैनोचियो की। मैनोचियो के अलावा प्रिंट एंड डिसेंट करके भी अगर इस टॉपिक को पूछा जाता है तो भी आंसर बिल्कुल सेम चलेगा। आइए देखते हैं। मैनोचियो, अ मीलर इन इटली, बिगेन टू रीड बुक्स विच वर अवेलेबल इन हिज लोकेलिटी। देखिए मैनोचियो जो थे वो एक मीलर थे इटली के, जिन्होंने अपने आसपास अवेलेबल बुक्स को ही पढ़ना चालू किया था। इन्होंने बाइबल के मैसेज को री इंटरप्रेट किया, मतलब बाइबल पढ़ी और उसके मैसेज को दोबारा से समझने की कोशिश करी और अपना खुद का एक ओपिनियन बनाया आफ्टर रीडिंग बाइबल। ये भी रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थे। मैनोचियो को रोमन कैथोलिक चर्च ने 2 बार होल्ड अप किया। होल्ड अप का मतलब होता है पेश करना। पेश किया और अल्टीमेटली इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। देखिए काम मार्टिन लूथर ने भी यही किया था कि मार्टिन लूथर ने भी चर्च की प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया था। बट सिंस मार्टिन लूथर वॉज द फेमस पर्सनालिटी, मैनोचियो इतना फेमस नहीं थे, तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो आप मार्टिन लूथर और मैनोचियो के बारे में अगर आता है तो आप ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं।
अब देखिए रोमन कैथोलिक चर्च, जब रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि हर कोई रोमन कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, तो रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया? सबसे पहले तो रोमन कैथोलिक चर्च ने ये किया कि इन्होंने कंट्रोल लगा दिया ओवर द पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स, कि जो बुक्स को पब्लिश करते हैं उन पर भी कंट्रोल और जो किताबों को बेचते हैं उन पर भी कंट्रोल। इस तरीके का काम रोमन कैथोलिक चर्च ने किया। और उसके अलावा कुछ बुक्स जो थी वो प्रोहिबिटेड हो गई, मतलब रिस्ट्रिक्टेड हो गई फ्रॉम 1558। उन बुक्स को बाज़ार में आने से ही बंद कर दिया गया फ्रॉम 1558। तो आप इस बारे में भी लिख सकते हैं कि जब रोमन कैथोलिक चर्च पे प्रॉब्लम आई तो रोमन कैथोलिक चर्च ने पब्लिशर्स पे, बुक सेलर्स पर भी रोक लगा दी और उसके अलावा कुछ बुक्स को बंद भी करवा दिया फ्रॉम 1558। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं रीडिंग मैनिया इन यूरोप। देखिए रीडिंग मैनिया का मतलब क्या होता है? जब रीडिंग कल्चर किसी जगह पर आ जाता है तो उसे रीडिंग मैनिया कहा जाता है। तो आइए यूरोप में रीडिंग मैनिया कैसे आया उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 17th और 18th सेंचुरी में लिटरेसी रेट जो थी वो यूरोप की धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। चर्च जो थे उन्होंने भी धीरे धीरे करके गांव में, विलेजेस में स्कूल्स खोलना स्टार्ट कर दिया था। 18th सेंचुरी तक लिटरेसी रेट जो थी वो 60 to 80% तक यूरोप में पहुंच गई थी। बुक सेलर्स जो थे उन्होंने अपने काम के लिए पैडलर्स रखे थे जो साइकिलों पर सामान बेचा करते थे, छोटी छोटी बुक्स को लेकर साइकिलों पर बेचने के लिए जाया करते थे। एल्मेनिक्स जो थे वो क्या थे? वो बेसिकली डायरीज़ हुआ करती थी जिनके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, इंफॉर्मेशन सन मून की, टाइमिंग ऑफ फुल टाइड्स, एक्लिप्स, इन सब के बारे में लिखा जाता था। और ये एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल की एवरीडे लाइफ के लिए एल्मेनिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे। आज हम भी अपने घरों में देखते हैं ना कि आज क्या तिथि है, आज कुछ त्यौहार है क्या, कुछ नहीं है क्या। तो ये एल्मेनिक्स भी पहले यही काम किया करते थे, इसलिए ये लोगों की एवरीडे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट माने जाते थे। उसके बाद चैप बुक्स जो थी वो भी इंग्लैंड में बहुत फेमस थी, जिन्हें पैडलर्स जो थे, जिन्हें चैपमैन कहा जाता था, वो बेचने के लिए जाते थे। और ये जो बुक्स थी ये बहुत सस्ती थी, मतलब इन्हें हर कोई अफोर्ड कर सकता था। फ्रांस में बेलियोलिथिक ब्लू करके बुक थी, फेमस थी। वो भी एक बहुत लो प्राइस की छोटी सी बुक थी और इसे पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर पे लिखा गया था और इसकी पहचान ये थी कि इसे ब्लू कवर से कवर किया हुआ था। तो आप ये भी बता सकते हैं बेलियोलिथिक ब्लू के लिए जो फ्रांस में फेमस थी, कि फ्रांस में जो बेलियोलिथिक ब्लू बुक थी वो भी लो प्राइस्ड बुक थी। उसे प्रिंट किया गया था लो क्वालिटी ऑफ पेपर के ऊपर और इस कवर की, इस बुक की पहचान ब्लू कवर से थी। इसका जो कवर था वो ब्लू था। उसके अलावा आप ये बात बता सकते हैं कि बुक्स जो थी यूरोप में उस समय अवेलेबल थी वेरियस साइजेस में और हर डिफरेंट तरह के पर्पस और इंटरेस्ट की बुक्स उस समय यूरोप में अवेलेबल थी। तो इसे कहा गया रीडिंग मैनिया, जिसमें आप 17th 18th सेंचुरी की बात करेंगे, स्कूल्स खुले उसकी बात करेंगे, बुक सेलर्स ने पैडलर्स रख लिए थे, एल्मेनिक्स इम्पॉर्टेंट थे, चैप बुक्स इम्पॉर्टेंट थी, बेलियोलिथिक ब्लू बुक्स जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं रीडिंग मैनिया की इम्पोर्टेंस पे, कि रीडिंग मैनिया कितना इम्पोर्टेंट हो गया उस समय। देखिए पीरियोडिकल प्रेसेस जो थी वो भी डेवलप हो गई और ये करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड क्या छापती थी? खबरें छापती थी। पीरियोडिकल प्रेसेस वो होती हैं जो थोड़े थोड़े समय में हमेशा अलग अलग इन्फॉर्मेशन छापती रहती हैं। तो वो प्रेसेस जो थी वो करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सारी खबरें छापती थी। न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स जो थे उसमें ट्रेड, वॉर्स वगैरह से रिलेटेड सारी खबरें होती थी, रिलेटेड टू न्यू डेवलपमेंट्स।
इवन जो हमारे साइंटिस्ट थे और जो हमारे फिलोसोफर्स थे जो अपने विचार लोगों के पास रखते हैं, वो भी इतनी सारी साइंटिस्ट की किताबें, इतनी सारी फिलोसोफर्स की किताबें मार्केट में आई और उनको कॉमन लोगों के लिए भी मार्केट में लाया गया, जिससे कॉमन लोग भी इन थिंकर्स की बातें पढ़ सकें। जैसे कि आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने अपनी डिस्कवरीज़ को सारा पब्लिश किया था। एंड साइंटिफिकली माइंडेड लोग जो होते हैं, जो आगे चल के एस्पायर करते हैं कि हम साइंटिस्ट बनेंगे, उन लोगों के लिए ये बुक एक इंस्पिरेशन थी। उसके अलावा थॉमस पेन, वॉल्टेयर, जीन जैक रोस्यू, ये जो राइटर्स थे, इन थिंकर्स की भी फ़िलॉसफीज़ जो थी, किताबें जो थी, वो इतनी फेमस हुई कि लोगों ने इसे वाइडली पढ़ा भी और पसंद भी किया। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा है, वापस से बताती हूँ, मार्टिन लूथर के बारे में। हमने पढ़ा मैनोचियो के बारे में, प्रिंट डिसेंट आप बता सकते हैं। हमने पढ़ा इस प्रॉब्लम से रोमन कैथोलिक चर्च कैसे बाहर निकल के आया। उसके बाद हमने अलग अलग तरीके की बुक्स जो उस समय यूरोप में फ़ेमस थी उनके बारे में पढ़ा। और एट लास्ट हमने ये पढ़ा कि ये रीडिंग मेनिया जो था, इसने लोगों के दिलो दिमाग पर किस तरीके से असर किया। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें, उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर पाऊँ। बाय, टेक केयर।